नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चार बड़ी खबरें। बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला आज से संसद परिसर में शुरू होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी सुधारों के लिए सम्मानित किया जाएगा। कार्यशाला की योजना कई दिन पहले बनाई गई थी। पीएम मोदी भी इसमें भाग ले रहे हैं। उत्तराखंड के प्रभावित जिलों में से एक उत्तरकाशी में फिर से बादल फट गया है। नौगांव इलाके में यह घटना हुई तो सितंबर में मानसून का कहर जारी है। दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से राहत नहीं मिली है, तो देश भर में गणेश विसर्जन हो रहा है। नम आंखों से बप्पा को विदाई दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बप्पा अगले साल फिर आना और जल्दी आना। चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जीएसटी सुधारों के लिए पीएम मोदी का सम्मान। उत्तरकाशी में फिर से बादल फाट तबाही। सितंबर में प्रलयकार और गणपति विसर्जन। दिल्ली में आज से बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला संसद परिसर में होगी। 2 दिवसीय कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। जीएसटी सुधारों के लिए पीएम मोदी को सम्मानित भी किया जाएगा। बीजेपी कार्यशाला में कई सत्रों का आयोजन भी किया जाएगा। आज से दिल्ली में ये जो कार्यशाला शुरू होने जा रही है, उसमें बीजेपी सांसदों की ये कार्यशाला है। इस कार्यशाला में जीएसटी को लेकर सुधार और आम जनता को राहत देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले 3 दिन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर मैराथन बैठक हुई थी, जिसमें सभी राज्यों ने हिस्सा भी लिया था। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया था कि देश के सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, जो सिर्फ 5% और 18% जीएसटी स्लैब होंगे। नया टैक्स स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा। नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की नई दरें जो हैं वो लागू हो जाएंगी। तो ये फाइल फुटेज जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2 दिवसीय कार्यशाला में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी किरण न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। किरण, 2 दिवसीय ये कार्यशाला जो है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। किन किन बातों पर मंथन होगा, किन किन बातों पर अपनी बातों को रखा जाएगा, क्या कुछ होने वाला है इसमें? बिल्कुल, देखिए कि संसद परिसर में ये 2 दिवसीय कार्यशाला जो है उसका आयोजन तकरीबन 11 बजे से आज से शुरुआत इसकी होगी और तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत चले। लेकिन उससे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा, जो जीएसटी 2.0 लाया गया है। यानी कि जो यहाँ पर स्लैब में जो है 2 कर दिया गया है, जो पहले की 4 था। ये जो बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसे कहा जा रहा है एक तरह से ऐतिहासिक है। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था। देखिए आशीष की ये जो रिफॉर्म हो रहा है, ये न्यू जनरेशन रिफॉर्म है और एक तरह से ऐतिहासिक है और इससे जो है अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा बल मिलेगा। और कर से कहीं ना कहीं जो लोग अभी परेशान चल रहे थे या बहुत ज्यादा था, उन सबसे जो है उनको थोड़ा छुटकारा मिलेगा, यानी कि उसमें कमी जो है वो दर्ज की जाएगी। इन सब के बीच में देखिए 2 दिवसीय कार्यशाला है, तो कई सारी बातों को इसमें जो है रखा जाएगा। 4 सत्र इसमें जो है सम्मिलित है। पहले सत्र में देखिए आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, ईज ऑफ डूइंग और युवा शक्ति और रोजगार पर जो है वो चर्चा का दौर चलेगा। जो दूसरा सत्र होगा वो सांसदों की तरफ से सोशल मीडिया का प्रभावी प्रयोग जो है किस तरह से किया जाए, उसको लेकर के ये आयोजन इसमें किया जाएगा, यानी उस पर जो है चर्चा का विषय होगा। और तीसरे सत्र की अगर हम बात करें, यानी कि 4 में इसको जो है बांटा गया है, तो तीसरे में देखिए सांसदों की स्थायी समिति के समूहों का ये जो है एक बैठक होगी और ये स्थायी समिति में तमाम अन्य मुद्दों पर जो है बातचीत का दौर चलेगा। यानी कि अलग अलग मंत्रालयों के संसदीय समितियों के जो अनुसार है वो सांसदों की चर्चा यहां पर होने वाली है। तो ये कई ऐसे विषय हैं जिस पर यहां पर जो है वो चर्चा होगी, जिसे यहां पर 4 भागों में बांटा गया है। और इसी के साथ देखिए कि संसदीय समिति की जो कार्यवाही है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और संसद सत्र की तैयारी, इसमें संसदीय नियमावली का उपयोग, मंत्रालय रिपोर्ट का अध्ययन, ये तमाम ऐसे व्यवहार और सावधानी है जिसको यहाँ पर जो है चर्चा इसके ऊपर में भी की जाएगी। तो कई अहम मुद्दे हैं आशीष जिसके ऊपर में यहाँ पर बातचीत, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीएसटी 2.0 ये रिफॉर्म को लेकर के उनको सम्मानित करना कि जो फैसला लिया गया वो बेहतरीन लिया गया है और आने वाले दिनों में इसका असर जो है वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सबके साथ जैसे कांग्रेस हमलावर थी, इस पर देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी हैं और इसके अलावा तमाम मंत्रियों के तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी बयान
बयान जो है वो सामने आ चुके हैं कि ये फैसला इमीडिएट तुरंत लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इस पर विचार जो है वो 8 महीने पहले से चल रहा था। लाल किले की प्राचीर से भी जो है इसका जिक्र, यानी कि एक तरह से कहे तो उसको लेकर के एक बात जो है वो कह दी गई थी। एक लोगों के अंदर में सुगबुगाहट भी थी कि अगर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा है तो डेफिनेटली जीएसटी जो है उसमें कमी जो है वो देखी जाएगी। और अब उसको लेकर के ये जब बड़ा फैसला लिया गया तो कांग्रेस हमलावर थी, जिनको जवाब देते हुए तमाम केंद्रीय मंत्री दिखाई दिए हैं। अब आज जो 2 दिवसीय कार्यशाला जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है, जो संसद परिसर के अंदर में तकरीबन 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी, तो उसमें देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो है सम्मान वो किया जाना है। और ऐसे में 2 दिन को जो है वो 4 भागों में जो है बांटा गया है और एक एक दिन और एक एक जो भाग है सत्र जो रहेगा उसमें इन तमाम चीजों को लेकर के जो बातचीत का दौर है, चर्चा का जो दौर है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अर्थव्यवस्था को जो है बूस्ट करना हो, ये तमाम विषयों पर जो है बातचीत चलेगी। किरण, आपने पूरी रूपरेखा बता दी, आपने एक रोड मैप बना दिया कि किन विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान भी होगा, ये भी आपने दर्शकों को बताया। लेकिन ये जो 2 दिवसीय कार्यशाला है, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसमें यही मकसद है कि किस तरह से हमें अपनी अर्थव्यवस्था को जो है वो बेहतर करना है, क्योंकि देखिए अभी जो 2047 का एक लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है, आगे कई सारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है, 50% का टैरिफ भी है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के 2 दिवसीय कार्यशाला के अंदर में जो है ये तमाम जो चीज़ें चलेंगी, जो हम लगातार बात भी कर रहे हैं। देखिए, पहले सत्र में जो आत्मनिर्भर भारत है या स्वदेशी भारत है, ईज ऑफ डूइंग को यहाँ पर जो है आगे बढ़ाना है, युवा शक्ति को आगे बढ़ाना है, रोजगार जो है उसका सृजन यहाँ पर करना है, तो ये और सोशल मीडिया भी उसको किस तरह से प्रभावी बनाना है, ये तमाम विषयों को लेकर के बातचीत का दौर चलेगा, ताकि हम जो है भारत को और आगे कर सके, क्योंकि हमारा 2047 का लक्ष्य पूरा करना है। इन सब के बीच में देखिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं और इसको लेकर आप ये कह रही हैं कि भारत को आगे करना है, 2047 का लक्ष्य है, तो इसमें विपक्षी सांसदों को क्यों नहीं शामिल किया गया? ये जो है पूरी कार्यशाला जो है वो बीजेपी की कार्यशाला है, इसलिए इसमें जो है बाकी विपक्षी जो है सांसद वो सम्मिलित नहीं होंगे। इसमें जो है चर्चा इसी चीजों पे चलेगी और वो केंद्रीय मंत्रियों के बीच में, सांसदों के बीच में जो है वो होगी। अभी तक ऐसी जानकारी है। बहुत शुक्रिया किरण आपका जोड़ने के लिए। किरण हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े थी, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश भर में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में कुदरत का कहर जारी है। कई राज्यों में भारी बारिश और नदियों में उफान की वजह से बाढ़ की स्थिति बिगड़ रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। दिल्ली, पंजाब से लेकर पूरा उत्तर भारत इस समय कुदरत के कहर को झेल रहा है। भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। भारी बारिश और यमुना के जलस्तर में वृद्धि से दिल्ली दरिया बनती हुई कुछ उसके हिस्से जो हैं वो नजर आ रहे हैं। पंजाब में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, तो पहाड़ों में भी हाल बेहाल है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में यमुना नदी अब भी उफान पर है और यमुना का जलस्तर घटने के बाद भी बाढ़ का जो संकट है वो बरकरार है। निचले इलाकों में बाढ़ का जो पानी है वो घुसा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। खतरे के निशान से जो यमुना है वो ऊपर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यमुना का जो पानी है वो शहरों की तरफ, अंदर की तरफ आ रहा है और ये यमुना का आप दृश्य देख सकते हैं। धीरे धीरे यमुना जो है वो अपने पैर को अंदर की तरफ पसार रही है, यानी दिल्ली के निचले इलाकों में यमुना के बाढ़ का जो पानी है वो तेजी से अंदर की तरफ आ रहा है। हालांकि अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो दिल्ली में 3 सितंबर को जहां यमुना का जलस्तर 207.78 मीटर था, वहीं 4 दिसंबर को 207.54 मीटर, 5 सितंबर को 207.34 मीटर, वहीं 6 सितंबर को राहत आई थोड़ी सी, 206.75 मीटर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घट जरूर रहा है, लेकिन दिल्ली में अभी भी यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली में यमुना 205.34 अगर मीटर से ऊपर होती है तो वो खतरे का निशान माना जाता है और इस समय जो ताजा स्थिति है 206.75 है, यानी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
दिल्ली में मॉनेस्ट्री मार्केट का जायजा लिया है हमारी सहयोगी गीतू चौहान ने। किस कदर यमुना का पानी मॉनेस्ट्री मार्केट में घुसा है वो तस्वीरों के जरिए भी आपको बताते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की मॉनेस्ट्री मार्केट में, जहां पर अभी भी पानी का जो जल स्तर है वो कम नहीं हुआ है। हालांकि कुछ अंतर ज़रूर आया है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो पूरी मार्केट है अभी भी पानी में लबालब है। हालांकि जो लोग यहां पर मौजूद हैं वो खुद बाल्टियां लेकर इस पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर इन लोगों को मदद मुहैया कराई गई, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो तकरीबन 4 से 5 फीट जो था यहाँ पर पानी भरा हुआ था। हालांकि अब जल स्तर थोड़ा कम है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी इस पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाल्टी के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी को दुकानों के आसपास से बाहर निकाल दिया जाए और जो स्थिति है थोड़ी बेहतर हो जाए। हालांकि पहले जब हम यहाँ पर लगातार कवर कर रहे थे तो हमने देखा था किस तरह से जो पानी है वो एक तरह से 5 से 6 फीट तक ऊपर तक चढ़ गया था, लेकिन अब थोड़ी सी कमी इसमें आई है। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों की समस्याएं तो कम नहीं हुई है, लेकिन पानी का जो स्तर है वो थोड़ा कम हो गया है। बात भी करेंगे कुछ लोगों से, उनसे जानते हैं जिनकी मार्केट यहाँ पर है। आपकी मार्केट यहीं पर है? हाँ जी जी। तो आपकी जो दुकान है यहाँ पर कितना अभी पानी भरा हुआ है? क्या दुकान खोल पाएंगे क्या? हाँ, ये नहीं हमारी दुकान खोल रहे हैं हम बस। हाँ जी, साफ सफाई करने के लिए आ रहा हूँ, 2 मिनट दे दो मैम। तो देखिए, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ये अपनी दुकान खोल रहे हैं, पूरी मार्केट है और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो पानी की निकासी है थोड़ी कम हो रही है, लेकिन जो समस्याएं लोगों की वो अभी भी बनी हुई है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी ये लोग थोड़ा बिजी हैं। जिस तरह से पानी भरा हुआ है उसे निकालने की कोशिश तेज़ हो गई है, लेकिन दुकानें धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई है। ये भी एक इलाका है जहाँ पर की दुकानें लगी हैं और इसमें भी जो पानी का स्तर है थोड़ा कम हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं अब खुद सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा भी पानी है तो उसे बाल्टियों के जरिए बाहर निकाल दिया जाए और उसके बाद अपनी दुकान को खोला जाए। तो मॉनेस्ट्री का आपने हाल देखा, पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन अब किन किन इलाकों में पानी है जरा इनको समझिए। आईटीओ बैराज, वासुदेव घाट, सिविल लाइंस, इसके अलावा मॉनेस्ट्री मार्केट, आईएसबीटी का जो पूरा हिस्सा है, यमुना बाजार का हिस्सा और इसके अलावा निगम बोध घाट, ये वो तमाम इलाके हैं। जब आप बुराड़ी से सीधे की तरफ आइएगा, रिंग रोड लेकर आइएगा, तो इन तमाम जो हिस्से हैं, चाहे आप बुराड़ी की बात कर लीजिए, चाहे आप वजीराबाद की बात कर लीजिए, चाहे आप नेहरू विहार की बात कर लीजिए, चाहे आप इसके अलावा मॉनेस्ट्री की बात कर लीजिए, यमुना बाजार की बात कर लीजिए, निगम बोध घाट की बात कर लीजिए, तो ये वो हिस्से हैं जहां पर इस समय यमुना का जो पानी है वो बाढ़ के स्वरूप में वहां पर पहुंचा हुआ है। हालांकि गनीमत यह है कि पहले से यमुना का जलस्तर जो है दिल्ली में जरूर कम हुआ है, लेकिन यमुना अभी भी खतरे के निशान से जो ऊपर है वो बह रही है। बात पंजाब की करते हैं, क्योंकि पंजाब के कई जिलों में जो बाढ़ का कहर है वो जारी है और बाढ़ से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। 1.75 लाख हेक्टेयर जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है और बाढ़ से 1900 गांव जो है वो जलमग्न हो गए हैं। करीब 4 लाख लोग जो हैं वो पंजाब में प्रभावित हुए हैं। सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो 1.75 लाख हेक्टेयर जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, 1900 गांव जो है वो जलमग्न हो चुके हैं और सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान हुआ है तो वो हिमाचल और उत्तराखंड के बाद पंजाब में। पंजाब में बाढ़ का पानी सभी जिलों में पहुंच चुका है, यानी जितने भी पंजाब के जिले हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत बचाव कार्य पंजाब में जारी है। 4 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं। गुरदासपुर की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हैं। तो एनडीआरएफ की जो टीम है वो राहत और बचाव कार्य में लगी है और उसी की तस्वीर जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं, दिल्ली की, मथुरा की, गुरदासपुर की और उदयपुर की। दिल्ली राजधानी, मथुरा उत्तर प्रदेश, गुरदासपुर पंजाब और उदयपुर यानी राजस्थान। कमोबेश पूरे उत्तर भारत में हालात यही हैं और इस बार मानसून समय से थोड़ा ज्यादा टिकेगा, जिसकी वजह से हालात इस तरह के नजर आ रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर को राहत मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अपनी दिशा को बदलेगा। इसके बाद ये मध्य प्रदेश और गुजरात में सबसे ज्यादा जो बारिश है उसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो मथुरा की तस्वीरें,
आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उदयपुर की तस्वीरें, गुरदासपुर की तस्वीर और दिल्ली की तस्वीर। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। कहीं भूस्खलन तो कहीं बादल फटने से तबाही मची है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बार फिर से बादल फटने से तबाही देखने को मिली। बादल फटने से यमुनोत्री हाईवे से लगे नौगांव बाजार और उसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही मची है। रिहायशी इलाकों में भी मलबा घुस गया है। अपने इलाके में एकाएक मलबे को भरभराता देख लोग दहशत में आ गए। बादल फटने के बाद मची तबाही को देखते हुए लोगों ने अपने घरों तक खाली करना शुरू कर दिया है। आपदा वाले इलाके में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रभावित लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तराखंड की। तो भूस्खलन और भारी बरसात के बाद उत्तराखंड की क्या स्थिति है वो इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए। अब 4 तस्वीरें देखिए जिसमें आपको ये दिखेगा कि बादल फटने के बाद क्या कुछ तबाही जो है वो मची हुई है। उत्तरकाशी में बादल फटा, यमुनोत्री घाटी में भी तबाही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रिहायशी इलाकों में जो पानी है वो घुस चुका है। उत्तरकाशी में मची तबाही को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन मोड में हैं। सीएम धामी ने पोस्ट कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान की सूचना मिली है। जिलाधिकारियों से तत्काल वार्ता कर राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए गए। तो उत्तरकाशी में जो नाले हैं वो उफान पर हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप यदुवंशी हरिद्वार से हमारे सहयोगी लाइव जोड़ रहे हैं। प्रदीप, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इस समय क्या स्थिति है? तस्वीरें जो आ रही हैं, कहीं बादल फट रहा है, कहीं जो नाले हैं वो उफान पर हैं, कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर लैंडस्लाइड के बड़े बड़े जो मलबे हैं वो नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं उत्तराखंड लगातार जो है भारी बारिश और खराब मानसून के चक्कर में लगातार आपदाएं आ रही हैं। हाल ही में जो घटना है वो उसने यमुनोत्री हाईवे के आसपास का जो रिहायशी इलाका है बादल फटने से वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। अचानक आए इस मलबे के कारण मकान और कई दुकानों में पानी भर गया। 2 से 3 मकान जो है मलबे के नीचे दब गए हैं। आपको बता दूं कई वाहन जो थे, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, तेज बहाव में जो वाहन थे वो भी बह गए हैं। लोगों ने जो था अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर और रेस्क्यू अभियान जो है वो भी चलाया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, प्रशासन उस हिसाब से जो है रेस्क्यू अभियान चला रहा है। लगातार बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो समस्या बनी हुई है वो लगातार जो बढ़ रहा उफान है वो कहीं ना कहीं बाढ़ की खतरा जो है वो कहीं ना कहीं उसकी संभावनाएं जताई जा रही है। जी, बाढ़ की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन उत्तराखंड के कौन से ऐसे जिले हैं जो इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित हैं प्रदीप? और अगर हम हरिद्वार की बात करें तो मां गंगा कितने उफान पर है? हरिद्वार में क्या स्थिति है? जी, अगर हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में अभी चेतावनी लेवल पे है। गंगा का जो जल स्तर है वो चेतावनी लेवल के ऊपर है और आपको इर्द गिर्द ही घूम रहा है। वहीं अगर हम प्रभावित इलाकों की अगर बात करें तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, ये जो क्षेत्र हैं इनमें भूस्खलन की भी जो है और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार जारी की जा रही है। पहाड़ों पर आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है कि लगातार जो है येलो अलर्ट, रेड अलर्ट जो क्षेत्र हैं उनको किया गया है। लगातार बारिश जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के जनजीवन जो है अस्त व्यस्त किया हुआ है। जी, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त किया गया है, लेकिन यह भी बता दीजिए कि प्रशासन की तरफ से प्रदीप क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यालय में ही आपदाकालीन का जो है एक दफ्तर बना रखा है। वहां से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी जहां से भी सूचना मिल रही है वहां के लिए जो है राहत दल को निकाला जा रहा है और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हाल ही में जो घटना हुई है मैं आपको बता दूं नौगांव के लिए वहां के जो जिला अधिकारी है उनसे पुष्कर सिंह धामी ने बात करके वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम को तैनात किया है। रेस्क्यू अभियान जो है वो लगातार किया जा रहा है। लोगों को जैसे जहां सूचना मिल रही है वहां से उनको राहत दी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जुड़ने के लिए। प्रदीप यदुवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। ये भी बता रहे थे कि उत्तराखंड में इस समय हालात जो है वो क्या है।
तो उत्तरकाशी में बादल फाड़ जो तबाही का मंजर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, और राहत और बचाव कार्य जो जारी है उसकी तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही हैं। हालात चुनौतीपूर्ण इस समय उत्तराखंड में बने हुए हैं। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब गणेश विसर्जन शुरू हो चुका है। लाल बादशाह राजा की भव्य विदाई हो रही है। वहीं पुणे में डुगरू सेठ का विसर्जन किया गया और भाऊ साहेब के विसर्जन में भक्तों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है। तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का उत्साह अपने चरम पर है और अब समय आ गया है कि जब मुंबई के प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा के विसर्जन में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में श्रद्धालु विसर्जन में शामिल हुए हैं। भक्तजन मुंबई के लाल बादशाह राजा को भावभीनी विदाई दे रहे हैं। लाल बादशाह राजा की ये शोभा यात्रा न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि मुंबई की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को भी दर्शाती है। भक्तजन पारंपरिक ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मौर्य के जयघोष के साथ अपने आराध्य की विदाई कर रहे हैं। तो आराध्य की विदाई की ये तस्वीरें विसर्जन के समय की, और विदाई की ये तस्वीरें बड़ी मात्रा में लोग वहां पर मौजूद हैं। लाल बादशाह राजा की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी गीतू हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। गीतू, गणेश विसर्जन आज किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जब बप्पा आते हैं तो यही कहा जाता है कि बप्पा हमारे सारे कष्टों का निवारण करिएगा, और बप्पा जब जाते हैं तो ये कहा जाता है कि अगले बरस जल्दी आइएगा। बिल्कुल, और शायद यही विश्वास होता है भक्तों में जो कि साल भर उनका साथ देखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गणपति बप्पा की जब विदाई हो रही होती है तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो भावुक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि साल भर का ये इंतजार कैसे पूरा होगा, इसलिए कहा जाता है गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ। तो जल्दी यहाँ पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनसे ये जो वियोग है साल भर का वो बर्दाश्त नहीं होता। इन 10 दिनों में जिस तरह से पूजा आराधना की जाती है वो भक्तों की सभी मनोकामनाओं को तो पूर्ण करती ही है। लेकिन आशीष, जिस तरह से 10 दिनों तक बप्पा घरों में विराजित होते हैं, पंडाल में विराजित होते हैं, उनके साथ जो भावनात्मक लगाव है लोगों का वो अपने आप में देखने में बनता है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं जो भी अपनी मन्नत भगवान के सामने मांगते हैं, गणेश भगवान के सामने जो भी कहते हैं वो पूरा होता है। और शायद यही वजह है कि सिर्फ देश से नहीं विदेश से लोग यहाँ पर गणपति उत्सव में मौजूद होते हैं। और लाल बाग के राजा की अगर हम बात करें तो अपने आप में खास महत्व है लाल बाग के राजा का, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आमजन ही नहीं बल्कि जो विशेष हस्तियां होती हैं वो भी दर्शन करने जरूर आती है। कहा जाता है यहाँ पर पंडाल में अगर आप दूर से भी दर्शन कर ले तो जो भी आपकी मन की इच्छा है वो लाल बाग के राजा पूरा कर देते हैं। और इस बार की अगर हम बात करें तो ये लाल बाग के राजा की जो प्रतिमा थी वो 22 फीट थी। और आशीष, हम देखते हैं हमेशा जो लाल बाग के राजा की प्रतिमा है थोड़ी थोड़ी कर बढ़ती है और थीम भी यहाँ पर होती है। तो इस बार की थीम थी रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी हुई। ऐसे में लोगों के अंदर एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है। वहीं जो लोग यहाँ पर लाल बाग के राजा के दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जब विसर्जन का ये कार्यक्रम होता है तो ये जो शोभा यात्रा निकाली जाती है विसर्जन के दौरान, तो ऐसे में लोग जुड़ते हैं यहाँ पर। और जो लोग कभी पंडाल के अंदर नहीं पहुँच पाते किसी कारणवश या किसी मजबूरी के कारण, तो उस वक्त वो कोशिश करते हैं कि इस शोभा यात्रा का वो हिस्सा बने और बप्पा को विदाई दें। और अपनी मनोकामना उस वक्त भी अगर कोई मांगता है तो कहा जाता है वो भी सभी मनोकामना गणेश भगवान पूर्ण करते हैं। गीतू, ये तस्वीरें भी लाइव हम दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर विसर्जन की ये तस्वीरें हैं। लहरें हैं, लहरों में एक तेजी है, लेकिन यहां पर भक्ति जो है उससे लोग सराबोर है। बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है और पूरा घाट जहां तक आपकी नजर जाएगी, पूरा जो बीच है उस बीच पर लोग जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो राहत बचाव टीम है वो भी मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि समुद्र के थोड़ा अंदर की तरफ जाकर बप्पा का विसर्जन किया जाए। और ये लाइव तस्वीरें मुंबई से आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो गणपति बप्पा है उनका जो विसर्जन है वो इस समय मुंबई में किया जा रहा है। जो मुंबई के अलग अलग जगहों पर जिन्हें स्थापित किया गया था, तो वो तस्वीरें लाइव आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इंडिया डेली पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं।
और बेहद खूबसूरत तस्वीरें भावभीनी विदाई बप्पा को दी जा रही है और ये कहते हुए दी जा रही है कि अगले बरस बप्पा आप जल्दी आना। 10 दिनों का ये त्यौहार आज समापन हो रहा है। कोई 3 दिनों का रखता है, कोई 5 दिनों के लिए बप्पा को रखता है, कोई 7 दिनों के लिए रखता है और कोई 10 दिनों के लिए। यथाशक्ति तथा भक्ति सबकी अपनी मनोकामना होती है। सब बप्पा से कुछ मांगते हैं और उसके बाद ये विसर्जन की जो तस्वीरें हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो मुंबई की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, दिखाती हैं, समझाती हैं। ये भक्ति है, ये आस्था है, ये आस्था का सैलाब है। गीतू, भक्ति, आस्था, सैलाब और यहाँ पर भावभीनी जो विदाई है वो बप्पा को दी जा रही है। तस्वीरें लाइव मुंबई से आ रही हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें आशीष, हम यही कहेंगे, क्योंकि 10 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना और उसके बाद उनकी विदाई शायद भक्तों के लिए आसान पल नहीं होते और भावुक करने वाले क्षण होते हैं। अगर आप नजर डालेंगे तो लगभग हर भक्त जो भगवान गणपति की स्थापना करते हैं वो 10वें दिन बहुत ज़्यादा भावुक नजर आते हैं। उनकी आंखें नम हो जाती है क्योंकि इतना लगाव इन 10 दिनों में बप्पा के साथ हो जाता है और हम खुद उनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। यानी जब स्थापना की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो ऐसा लगता है कि बप्पा खुद वहां पर मौजूद हो जाते हैं और जब उनका विसर्जन किया जाता है तो यहाँ पर भक्तों का उत्साह देखिए कि मन तो नहीं करता बप्पा को विदाई देने का, लेकिन क्योंकि एक परंपरा है वो निभानी जरूरी है। अगर बात करें मुंबई की तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बारिश है वो लगातार हो रही थी और ऐसे में मौसम बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम देखें समुद्र को तो ऊंची ऊंची लहरें हैं वो डरा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी बप्पा को उनके घर तक पहुंचाने की एक जो ललक है श्रद्धालुओं में वो दिख रही है, क्योंकि कहा जाता है कि 10वें दिन बप्पा अपने घर पहुंचते हैं, गणेश भगवान अपने माता पिता के पास पहुंचते हैं और ऐसे में इस प्रक्रिया का पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो विसर्जन के दौरान हम देखते हैं बैंड बाजों के साथ उनको विदाई दी जाती है और यही कामना की जाती है कि अगले बरस वो जल्दी आए, फिर से उनकी स्थापना हो, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो। और शायद यही नजारा आज मुंबई में भी हमें दिखाई दे रहा है, जहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं उनकी विदाई की और लोग जो हैं पूरे शोभा यात्रा के साथ उन्हें विदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गीतू आपका जुड़ने के लिए। गीतू हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी। इस न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।